नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के साथ भारतीय इतिहास के संदर्भ में आधुनिक भारत के इतिहास में जो यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश हुआ है उसी के संदर्भ में आज फिर से मैं आप लोगों के साथ एक बार चर्चा कर रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं के.एस. मुरारी आप सबों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल के.एस. मुरारी @GS पर स्वागत करता हूं। कहा जाता है कि यूरोप के साथ भारत का व्यापारिक संबंध पुराने जमाने से यानी प्राचीन काल से ही जारी था, जो खासकर यूनानियों के समय से है। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार कई मार्गों से चलता था। एशिया में इस व्यापार का अधिकांश भाग अरब व्यापारियों और जहाजियों के द्वारा चलाया जा रहा था और इसके भूमध्य सागरीय और यूरोपीय भाग पर इटली वालों का लगभग एकाधिकार था। तो खैर मध्यकाल में जो भी परिस्थितियां थी, लेकिन मध्यकाल की समाप्ति के बाद और आधुनिक काल के प्रवेश, क्योंकि जब भूमध्य सागर की खोज हो चुकी थी और भूमध्य सागर के माध्यम से यूरोपीय पूर्व की ओर व्यापार करने के लिए निकल पड़ा था, तो उसी संदर्भ में कई यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर यानी ईस्ट इंडीज की ओर यानी पूर्व की ओर बढ़ना प्रारंभ किया और व्यापार के सिलसिले में अपना उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ किया। भारत में यूरोपियों के आने के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली आया था यानी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम इस्तादो दा इंडिया था। उसके बाद डच कंपनी यानी कि हॉलैंड की कंपनी आया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद अंग्रेज आया तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि उसका जो कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। उसके बाद कुछ समय के लिए, हालांकि व्यापार पर उसका काफी प्रभाव व्यापक रूप से नहीं रहा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी डेनमार्क की कंपनी। इसी दौरान कुछ स्वीडिश कंपनी भी आई, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिनों तक व्यापार नहीं कर पाया, बहुत सीमित क्षेत्रों में रहा। हालांकि उसका व्यापार ज्यादा से ज्यादा चीन की ओर था और अंत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी द इंडस ओरिएंटल के रूप में भारत आया। जब हम पुर्तगाली की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में पुर्तगाली सबसे पहले आए और प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री के रूप में वास्को डी गामा अपने 90 दिनों के समुद्री यात्रा के पश्चात अब्दुल मानिक नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से मई 1498 ईस्वी में कालीकट यानी भारत का एक समुद्री तट है, कालीकट के समुद्र तट पर पहुंचा था। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली आने वाले थे वो वास्को डी गामा था, जो 1498 ईस्वी में अपने 90 दिनों की समुद्री यात्रा के पश्चात भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था। वास्को डी गामा जिस माल को लेकर यानी जिस वस्तु को लेकर वापस लौटा पुर्तगाल की ओर, तो वह पूरी यात्रा की कीमत का लगभग 60 गुना अधिक दामों पर बिका था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत का जो वस्तु है वो काफी मूल्यवान है। वास्को डी गामा के बाद जब वास्को डी गामा वापस चला गया, उसके बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री के रूप में पेड्रो अल्ब्रेज कैम्ब्रल था, जो 1500 ईस्वी में यानी वास्को डी गामा जब 1498 में आया तो 1498 के बाद यानी दो वर्षों के बाद यानी 1500 ईस्वी में जो है सो अल्ब्रेज कैब्रल भारत आया था। उसके बाद फिर वापस वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आता है, यानी वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचिन, भारत में एक पश्चिमी तट पर कोचिन जगह है, तो कोचिन में अपना पहला दुर्ग यानी कोठी या यूं कहे कि कार्यालय खोला। पुर्तगाली अपना सबसे पहला कोठी या दुर्ग या फिर कार्यालय
कोचिन में खोला। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में जो आने वाला व्यक्ति था वह था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का आगमन भारत में 1505 ईस्वी में हुआ, जो 1509 ईस्वी तक रहा। यानी यदि कोई पूछे कि पहला पुर्तगाली वायसराय के रूप में कौन आया, तो फ्रांसिसी डी अल्मेडा। फ्रांसिसी डी अल्मेडा के बाद फ्रांसिसी डी अल्बुर्क 1503 ईस्वी में फ्रांसिसी डी अल्मेडा के शासनकाल में ही 1503 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुर्क भारत स्क्वाड्रन लीडर के रूप में आया, यानी कि सेना के रूप में भारत आया था। और 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुर्क जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वापस जाता है, तो उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुर्क को भारत में पुर्तगालियों के वायसराय के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। यानी फ्रांसिसी डी अल्मेडा जो 1509 ईस्वी तक रहा था, 1505 ईस्वी में आया था, तो उसी के शासनकाल में 1503 ईस्वी में अल्बुर्क जो आया था वो पहले स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था, और उसके बाद वही फ्रांसिस स्क्वाड्रन लीडर जो बना हुआ था अल्बुर्क, वो भारत में यूरोपीय कंपनियों यानी कि पुर्तगाली कंपनियों का वायसराय के रूप में स्थापित हो गया, यानी नियुक्त हो गया था। फ्रांसिस्को डी अल्बुर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अल्बुर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक जो था उसको, यानी बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा को छीन लिया था। इसलिए फ्रांसिस्को डी अल्बुर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया, क्योंकि 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया था। भारत आए पुर्तगाली वायसराय नीनू डी कुन्हा जो अल्बुर्क के बाद आया था, तो नीनू डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में कोचिन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। यानी गोवा को राजधानी नीनू डी कुन्हा ने बनाया था, और नीनू डी कुन्हा ने सेंट थोमा जिसका जो आधुनिक रूप में मद्रास या फिर जो कहे कि चेन्नई है, तो सेंट थोमा और हुगली बंगाल में, हुगली और दीव दमन दीव जो गुजरात के तट पर है, कच्छ के तट पर, यानी काठियावाड़ में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। यानी भारत में पुर्तगाली बस्ती यानी मोहल्ला की स्थापना नीनू डी कुन्हा ने किया था। मद्रास में एक पुर्तगाली बस्ती बनाया जिसको सेंट थोमा जगह कहा गया, बंगाल में हुगली के पास और गुजरात में काठियावाड़ के पास जो है पुर्तगाली बस्ती की स्थापना किया। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी सूजा जब भारत आया, तो अल्फांसो डी सूजा के साथ बहुत नेम फेम यानी बहुत प्रसिद्ध यहूदी संत सेंट फ्रांसिस्को जेवियर, जिसको हम लोग जानते हैं सेंट जेवियर कहा जाता है, तो जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भी अल्फांसो डी सूजा के साथ भारत आया। आज भारत में बहुत सारा सेंट जेवियर से नाम से बहुत सारा स्कूल, बहुत सारा चैरिटी इंस्टीट्यूशन खुला हुआ है। वो फ्रांसिस्को जेवियर भी अल्फांसो डी सूजा के साथ भारत आया। पुर्तगाली गोवा, दमन और द्वीप पर शासन करने लगा मजबूती के साथ, और उस समय से 1961 ईस्वी तक, यानी कि आज़ादी के बाद तक 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के अधीन गोवा, दमन और द्वीप कायम रहा। 1961 ईस्वी में जब देश आज़ाद हो गया, तो 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और द्वीप को जो है सो भारत संघ में शामिल करने के लिए छोड़ दिया, यानी भारत सरकार को दे दिया। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में जो कुछ
सांस्कृतिक या फिर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जो परिवर्तन हुआ, उसमें यह देखने को मिला कि भारत में पुर्तगालियों के आगमन से तंबाकू की खेती प्रारंभ हो गया, जहाज निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया, गुजरात और कालीकट के तट पर जहाज का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो गई। 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस भारत में गोवा में स्थापित किया गया पुर्तगालियों के द्वारा 1556 ईस्वी में। पुर्तगालियों के साथ भारत में गौथिक स्थापत्य कला का भी आगमन हुआ, जो एक इमारत या फिर भवन निर्माण का एक बेहतरीन कला है, जिसको गौथिक कला स्थापत्य कला कहा जाता है। ये पुर्तगालियों की ही देन थी। हॉलैंड वासी यानी डच जिसको कहते हैं, वो प्रोटेस्टेंट हुआ करता था, जबकि पुर्तगाली कैथोलिक। चूंकि यूरोप में मध्यकाल के अंत में जो धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो उस धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ था, तो इस दोनों के बीच में धार्मिक आधार पर भी यूरोप में कई कंपनियां यानी कई यूरोपीय देश बटा हुआ था, जिसमें हॉलैंड वासी प्रोटेस्टेंट के सपोर्टर थे और पुर्तगाली कैथोलिक के समर्थक थे। इस दोनों संप्रदायों के लोगों में परस्पर प्रतिस्पर्धा जारी रहता था। डचों को यह स्वीकार नहीं था, यानी हॉलैंड वासी को यह स्वीकार नहीं था कि भारत तथा पूर्वी एशिया के अन्य देशों के व्यापार पर केवल और केवल पुर्तगालियों का एकाधिकार प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में 1588 ईस्वी में स्पेन के जहाजी बेड़ा आयज आर्मेडा, स्पेन का एक जहाजी बेड़ा था आयज आर्मेडा, को इंग्लैंड ने पराजित कर दिया था। और इंग्लैंड ने पराजित कर स्पेन की नाविक, यूरोप की कंपनी थी, स्पेन के नाविक शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। इससे न केवल अंग्रेजों का भारत पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ, बल्कि डचों का भी भारत के संदर्भ में या भारत आने के लिए एक रास्ता मिल गया। और डचों को भी इसका लाभ हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा स्पेन के जहाजी कंपनी को समाप्त करने के बाद पुर्तगाली थोड़ा सा पीछे हो गया और डच को लाभ पहुंचा। और इसी परिस्थिति में यूरोपीय कंपनियों के बाद भारत में दूसरी यूरोपीय कंपनी के रूप में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। तो आइए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करता हूं। 1602 ईस्वी में डच यानी हॉलैंड, अभी जिसको नीदरलैंड भी कहा जाता है, तो नीदरलैंड या हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 ईस्वी में हॉलैंड के संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिस प्रस्ताव के माध्यम से संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डचों ने यानी हॉलैंड वासियों ने या हॉलैंड की कंपनियों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहले डच कारखाना यानी फैक्ट्री या कार्यालय की स्थापना की। डचों द्वारा भारत में स्थापित कुछ और कारखाने थे, जैसे कि पुलिकट में स्थापित किया 1610 ईस्वी में, सूरत में 1616 ईस्वी में, चिंसुरा जो बंगाल के क्षेत्र में है चिंसुरा वो 1653 ईस्वी में, फिर कोची 1663 ईस्वी में, फिर कासिम बाजार बंगाल में। तो इन सारे क्षेत्रों पर डच ने भी अपनी कंपनियों की स्थापना की। अलग अलग क्षेत्रों में भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपना कारखाना स्थापित किया। डचों ने पुलिकट यानी भारत के पूर्वी तट पर है पुलिकट, आंध्र प्रदेश, पुलिकट में अपने स्वर निर्मित पैगोडा यानी सोना से निर्मित एक सिक्का हुआ था, बनाया था, जिसको पैगोडा कहा जाता था, उसको प्रचलन में लाया। यानी सोने के सिक्का को प्रचलन में डचों ने लाया था। वही पुलिकट के पास उस सोने के सिक्कों को पैगोडा कहा जाता था। डच और अंग्रेजों के बीच 1659 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई लड़ी गई। डच और अंग्रेज के बीच में
बेदरा की लड़ाई 1659 ईस्वी में लड़ी गई और इस बेदरा की लड़ाई में भारत में जो अंग्रेजी सेना अपनी सर्वश्रेष्ठता को प्रदर्शित करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। यानी कि डच को भारत के क्षेत्रों में जो व्यापार चल रहा था उससे अलग कर दिया। कहने का आशय यह हुआ कि बेदरा की लड़ाई में डच पराजित हुआ अंग्रेजों के द्वारा और भारत से व्यापार करने के से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे मना कर दिया और डच भारतीय बाजार से वापस चला गया, यानी अलग हो गया। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना के बाद भारत में आगमन होता है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी और आया, धीरे धीरे भारत में व्यापार के साथ साथ कृषि के साथ साथ सामाजिक आर्थिक के क्षेत्र में प्रवेश और अंतर्गतवा एक उपनिवेश बनाकर 1947 ईस्वी तक अंग्रेज भारत में अपना शासन संचालित किया। चलिए अंग्रेज की बात। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, जिसको एलिजाबेथ प्रथम कहा जाता, एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार पत्र यानी चार्टर प्रदान कर दिया है। यानी जो ये कंपनी थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसको महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूर्व की ओर यानी इंग्लैंड से पूर्व यानी भारत की ओर व्यापार करने के लिए एक चार्टर प्रदान किया, एक राज्यादेश प्रदान किया, एक अधिकार पत्र प्रदान किया। उसके बाद 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत आया यानी भारत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट, तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर वह करता था। तो जहांगीर से वह मिलने में सफल रहा और जहांगीर से वह जो हॉकिंस था, कैप्टन हॉकिंस, वह सूरत में आगरा में मिला। हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। जहांगीर उसके इस कार्य से या उसके इस गतिविधि से काफी प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने और 400 का मनसब और जागीर प्रदान कर दिया कैप्टन हॉकिंस को। कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य भारतीय भूभाग पर अधिकार करना नहीं था, बल्कि केवल और केवल व्यापार करना था। प्रारंभ में, स्टार्टिंग में जब कंपनी भारत आया तो केवल व्यापार करना था, न कि यहाँ की भौगोलिक भाग पर यानी भूभाग पर अधिकार करना था। 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जारी एक शाही फरमान यानी जहांगीर जो उस समय मुगल शासक था, तो जहांगीर की ओर से एक शाही फरमान जारी किया गया और उस शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हो। इसी संदर्भ में फिर आगे सर थॉमस रॉ, जो ब्रिटेन के राजा जेम्स दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 ईस्वी को सूरत पहुंचा और 10 जनवरी 1616 ईस्वी को वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। यानी अभी तक 2 दूत आ चुका है, एक कैप्टन हॉकिंस के रूप में, जेम्स प्रथम का ही दूत है कैप्टन हॉकिंस जो आगरा में जहांगीर से मिला, दूसरा थॉमस रो जो सूरत में जहांगीर से मिला। और दोनों को जहांगीर ने प्रश्रय दिया, जैसे कि मैंने पहले अभी 2 मिनट पहले ही चर्चा किया कि कैप्टन सूरत को
जो है सो आगरा में रहने और 400 का मनसब प्रदान कर जागीर भी प्रदान कर दिया। तो जहांगीर ने थॉमस रो को भी अपने दरबार में उपस्थित करवाया। थॉमस रो मुगल दरबार में 10 जनवरी 1616 से लेकर 17 फरवरी 1616 ईस्वी तक रहा। यानी कहने का आशा है कि 10 जनवरी 1616 से लेकर 17 फरवरी 1618 तक 1618 ईस्वी तक रहा। इसी बीच थॉमस रो ने मुगल दरबार में साम्राज्य के यानी मुगल साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने और व्यापार करने के साथ जहां जहां उसको ठहरने की व्यवस्था किया गया था उस क्षेत्र को दुर्गीकरण करने की अनुमति प्राप्त कर लिया। यानी फोर्टिफिकेशन करने की, यानी जहां रहता था उसका दुर्गीकरण, चार दीवारी बनाने का भी अधिकार प्राप्त कर लिया थॉमस रो। जहां तक दक्षिण भारत की बात है तो दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम और पेट्टापुल्ली में स्थापित किया। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा, दक्षिण भारत में गोलकुंडा के सुल्तान से एक गोल्डन फरमान यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी या गोल्डन ऑफर प्राप्त कर लिया। गोलकुंडा के जो पूर्वी तट पर था गोलकुंडा, तो गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान यानी गोल्डन ऑफर प्राप्त किया और 500 पैगोडा वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित जितने भी बंदरगाह थे पूर्वी तट पर, उस बंदरगाहों से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त कर लिया था। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे ब्रिटिश अपना प्रभुत्व भारतीय भूभाग पर स्थापित कर 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा ने मद्रास, जिसको सैनथमा कहा गया था, तो मद्रास पट्टे पर दिया था। पट्टा मतलब लीज पर। यानी फ्रांसिस डे को 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा ने मद्रास को पट्टे पर दे दिया यानी लीज पर दे दिया। यहीं पर जिस जगह को लीज दिया गया था फ्रांसिस डे को, यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना किया और वो फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक जो किला है वो कोरोमंडल तट पर था, पूर्वी तट पर, और वही फोर्ट सेंट जॉर्ज किला आज जो है सो मद्रास के रूप में जाना जाता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास का पुराना नाम है, उसका वह ब्रिटिश ने वहां अपना मुख्यालय स्थापित किया। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर पहला अंग्रेज कारखाना की स्थापना की गई। बंगाल में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल का हुगली में पहला अंग्रेज कारखाना की स्थापना हुई। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना, राजमहल, इन सारे जगहों में भी ब्रिटिश ने अंग्रेज कारखाना खोलने में सफल हो गया। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान के द्वारा 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। विलियम हेजेज बंगाल का पहला अंग्रेज गवर्नर बना। विलियम हेजेज बंगाल का पहला अंग्रेज गवर्नर बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगाजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से किया और चार्ल्स द्वितीय से शादी करने के उपरांत बम्बई को दहेज के रूप में दिया। यानी 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगाजा की शादी
ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से कर दिया गया और दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दिया गया। राजकुमार चार्ल्स ने आखिर दहेज वो भूमि के रूप में दिया गया और भूमि को उठा के चार्ल्स लंदन तो ले नहीं जा सकता था, तो इसी स्थिति में चार्ल्स ने 1668 ईस्वी में बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1669 ईस्वी में 1669 ईस्वी से 1677 ईस्वी तक बंबई का गवर्नर गेराल्ड ऑंगियर हुआ करता था और गेराल्ड ऑंगियर ने ही वास्तव में बंबई का महान संस्थापक के रूप में अपने को प्रसिद्धि स्थापित कर लिया, क्योंकि बंबई को जो सजाने और संवारने का जो काम किया वो गेराल्ड ऑंगियर ही ने किया था, जो बंबई के गवर्नर थे। 1687 ईस्वी तक बंबई पश्चिमी तट का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया था। इसी संदर्भ में 10 फरवरी 1651 ईस्वी को जॉब चार्नॉक ने सुतानती में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की। सुतानती बंगाल में सुतानती में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की। 1698-99 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम उस खान की अनुमति के बाद कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1200 रुपया देने पर सुतानती, गोविंदपुरी और कालीकत की जमींदारी प्रदान कर दी गई। अजीम उस खान ने जॉब चार्नॉक को सुतानती, गोविंदपुरी और कालीकत की जमींदारी प्रदान कर दिया। कालीकत, गोविंदपुरी और सुतानती को मिलाकर ही आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉब चार्नॉक ने डाली थी। आधुनिक कलकत्ता जो है वह सुतानती, कालीकत और गोविंदपुरी को मिलाकर ही बनाया गया और उस आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉब चार्नॉक ने ही डाली थी। इसलिए कहा जाता है कि कलकत्ता की नींव किसने डाला, तो जॉब चार्नॉक ने। जो 3 गांव था, सुतानती, गोविंदपुरी और कालीकत। तो कलकत्ता की जो नींव डाली वो कालांतर में यानी बाद में फोर्ट विलियम यानी कि फोर्ट विलियम को ही आधुनिक कलकत्ता है, तो उसको ब्रिटिश अपना नाम फोर्ट विलियम रखा था। तो फोर्ट विलियम की नींव या फिर कलकत्ता की नींव जॉब चार्नॉक ने ही डाली। 3 गांव को मिलाकर बना। 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर चार्ल्स आयर को बनाया गया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर बना। ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1717 ईस्वी की रही। जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल कुछ व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा और बंगाल में लगभग 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर अंग्रेजी कंपनी को फर्रुखसियर ने समस्त क्षेत्र में व्यापार की सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। यानी उसको कहा जाता है कि फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश को दस्तक प्रदान कर दिया। दस्तक मीन्स राइट टू फ्री ट्रेड, यानी व्यापार करने का यानी मुक्त व्यापार का एकाधिकार पत्र दे दिया फर्रुखसियर ने। यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लॉटरी लग गई, या यूं कहें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह जो दस्तक था वह एक मैग्ना कार्टा के रूप में साबित हुआ ब्रिटिश के लिए। और यही जो है फर्रुखसियर की सबसे बड़ी भूल हुई थी शायद इतिहास में कहा जाता है। चलिए इसी बीच थोड़ा सा जैसे ही दस्तक प्राप्त हुआ तो भारत में व्यापारिक एकाधिकार, मुक्त व्यापार का एकाधिकार ब्रिटिश को प्राप्त हो गया और इस तरह से वहां से भारत में धीरे धीरे
समस्त क्षेत्रों में जो है सो ब्रिटिश अपना व्यापार करते हुए, व्यापार के साथ साथ एग्रीकल्चर यानी कृषि में भी अपना आधिपत्य जमाते हुए, राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त करते हुए भारत में वो अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। खैर, आगे की बात, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश किस तरह से भारत में अपना उपनिवेश चलाया, शासन किया, इसकी चर्चा मैं दूसरे एपिसोड में करूंगा। उसके बाद एक और कंपनी आई, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी डेनमार्क की है। तो अंग्रेजों के बाद डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में भारत के तंजौर जिले के ट्रंकावार में 1620 ईस्वी में इसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। और इसके बाद बंगाल के सीरमपुर में 1676 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। इसी बीच बहुत कम समय के लिए एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1731 ईस्वी में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार चीन के साथ कायम किया था, लेकिन 1745 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी और वो भारत से चला गया। अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बच गई और इसी परिप्रेक्ष्य में इसी बीच एक और यूरोपीय कंपनी भारत आया जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में स्थापित। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में है। चलिए, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती प्रदान किया। फ्रांस के शासक लुई 14वां हुआ करता है और लुई 14वां, लुई 14 जिसको कहते हैं, लुई 14वें का एक वित्त मंत्री था कॉलवर्ट। तो कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देज इंडेस ओरिएंटल कहा गया। 1657 ईस्वी में 1667 ईस्वी 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ और उस अभियान दल ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला कारखाना यानी पहला व्यापारिक कारखाना की स्थापना किया। यानी फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना भारत के सूरत में स्थापित किया फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में। 1673 ईस्वी में कंपनी के डायरेक्टर यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर के रूप में फ्रांसिस मार्टिन आए और फ्रांसिस मार्टिन ने वलीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी, उसमें पर्दुचेरी कहा जाता था, तो पर्दुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया जिसे बाद में पांडिचेरी के नाम से जाना गया और आधुनिक पुदुचेरी कहा जाता है। तो डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 तो डच ने अंग्रेजों की सहायता से 1653 ईस्वी में पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन 1697 ईस्वी में संपन्न रिजविक की संधि के बाद पांडिचेरी फिर से फ्रांसीसी को प्राप्त हो गया। पांडिचेरी के कारखाने में ही मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण किया, यानी फोर्ट लुई पुदुचेरी के रूप में कह सकते हैं, यानी पुदुचेरी का नाम फोर्ट लुई, बंगाल में कलकत्ता का नाम फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास और फोर्ट लुई पुदुचेरी। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1724 ईस्वी में मालाबार और मालाबार में स्थित माही बंदरगाह है, तो माही, और 1739 ईस्वी में करिकाल पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। मैंने पहले बताया कि अंग्रेज और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया के बीच
अक्सर औपनिवेशिक सत्ता स्थापित करने के संदर्भ में या व्यापारिक संदर्भ में, व्यापार को मजबूत करने के संदर्भ में दोनों के बीच यूरोप में भी हो रहा था और उसका प्रभाव भारत में भी दिखता था। और भारत में जो प्रभाव दिखता था उसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। इसी बीच कर्नाटक युद्ध हुआ। पहला कर्नाटक युद्ध जो 1746 ईस्वी से 48 ईस्वी के दौरान चला था, और इस प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना था। पहला कर्नाटक युद्ध के समय में ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन हुआ करता था, और अनवरुद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक सेना फ्रांसीसियों पर आक्रमण के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थॉमे के युद्ध में नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में लड़ा जा रहा उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति के लिए 1740 ईस्वी में एक्स-लॉ-शापेल की संधि संपन्न होने पर ही भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष विराम हो गया, यानी युद्ध की समाप्ति हो गई। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी। इस दूसरे कर्नाटक युद्ध के समय यानी 1749 से 1754 के समय कर्नाटक के नवाबी के पद को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो गया, चूंकि अनवरुद्दीन की मृत्यु हो चुकी थी, हत्या हो चुकी। नवाबी के पद को लेकर संघर्ष हुआ। चंदा साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले यानी कि फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता था, डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया। दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन के सूबेदारी का समर्थन कर दिया। अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग को अपना समर्थन प्रदान कर दिया। फ्रांस स्थित अधिकारियों ने भारत में डुप्ले की नीति की आलोचना करते हुए उसे वापस बुला लिया, यानी डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार ने फिर से वापस फ्रांस बुला लिया, पेरिस बुला लिया, और उसके स्थान पर गोदहे को 1 अगस्त 1754 ईस्वी को भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर बनाकर भेजा। इसी परिप्रेक्ष्य में द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। तीसरी कर्नाटक की लड़ाई जो 1757 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था, इस तीसरा कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्लाइव और वाटसन, क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में कार्य कर रहा था, और वाटसन जो है वो एक नौसैनिक अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार कर लेना था। इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच बांडीवास नामक स्थान पर एक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजी सेना को आयरकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने प्रदान किया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए। यही पराजय भारत में फ्रांसीसी के पतन की शुरुआत हो गई, और अंतोगत्वा 16 जनवरी 1761 को पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, और इस तरह से फ्रांसीसी भी भारत से वापस चला गया, और भारत में एकमात्र यूरोपीय कंपनी मजबूती के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी बनी रही। जो ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपना उपनिवेश स्थापित करते हुए साम्राज्य का विस्तार किया, और 15 अगस्त 1947 तक वो भारत में शासन किया, और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ तो कंपनी समाप्त। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति तो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत ही कर दिया गया, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, लेकिन ब्रिटिश का बदला हुआ स्वरूप भारत में शासन कर रहा था। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस रूप में हुआ और कैसे
क्या परिस्थितियां थे, इन सारे संदर्भों पर चर्चा किया। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर सब्सक्राइब। थैंक यू।